नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारत के लिए वर्ष 2017-18 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान जारी किए गए। कोयला खदानों की नीलामी में व्यापक भागीदारी और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए अब तक किए गए सुधार। डिजाइनिंग द फ्यूचर ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन द ओडीआर पॉलिसी प्लान फॉर इंडिया रिपोर्ट जारी की गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी को बैंक नोट की परिभाषा में शामिल किए जाने की इच्छा प्रकट की और हरियाणा से विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के मार्ग के किनारे एक 1600 वर्ष प्राचीन स्थायी बस्ती के पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत के लिए वर्ष 2017-18 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान जारी किए गए हैं। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र द्वारा तैयार की गई लगातार 5वीं NHA रिपोर्ट है। इसे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय NHATS के रूप में नामित किया गया था। NHA अनुमान विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रदान किए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स 2011 के आधार पर एक लेखांकन ढांचे का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं। इस रिपोर्ट में कई निष्कर्ष सामने आए हैं, जैसे कि कुल स्वास्थ्य व्यय के हिस्से के रूप में आउट ऑफ पॉकेट व्यय 2013-14 में 64.2% था, जो कि वर्ष 2017-18 में 48.8% हो गया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 1.15% से बढ़कर 2017-18 में 1.35% हो गया है। कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय साझा करने की स्थिति देखें तो ये वर्ष 2013-14 में 28.6% थी, जो कि वर्ष 2017-18 में 40.8% हो गई है। वहीं व्यक्ति के संदर्भ में सरकारी स्वास्थ्य व्यय 1042 से बढ़कर 1753 रुपए हो गया है। वर्तमान सरकारी स्वास्थ्य व्यय में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का हिस्सा 51.1% से बढ़कर 54.7% हो गया है और कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य के लिए बाहरी या दाता अनुदान 0.3% से बढ़कर 2.3% हो गया है। और अन्य निष्कर्षों में कहा गया है कि प्राथमिक और द्वितीयक देखभाल वर्तमान सरकारी स्वास्थ्य व्यय के 80% से अधिक के लिए उत्तरदायी है। स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा व्यय के हिस्से में वृद्धि हुई है। इसमें सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएं और सरकारी कर्मचारियों को दी गई चिकित्सा प्रतिपूर्ति शामिल है। डिजाइनिंग द फ्यूचर ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन द ODR पॉलिसी प्लान फॉर इंडिया रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट वर्ष 2020 में कोविड संकट के दौरान नीति आयोग द्वारा ऑनलाइन विवाद समाधान पर गठित समिति द्वारा तैयार कार्य योजना का परिणाम है। इस समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश AK सीकरी ने की है। ODR सार्वजनिक न्यायालय प्रणाली के बाहर विवादों के निपटान के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग है। ODR केवल वैकल्पिक विवाद समाधान से कहीं अधिक है, क्योंकि इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता या मशीन लर्निंग उपकरणों के माध्यम से विवादों का समाधान शामिल हो सकता है। साथ ही इसमें प्रक्रियाओं का कोई निर्धारित समुच्चय भी नहीं है। वैकल्पिक विवाद समाधान उन विभिन्न उपायों को संदर्भित करता है जिनसे लोग बिना किसी सुनवाई के विवादों का समाधान कर सकते हैं। ADR तकनीकों में माध्यस्थतम, सुलह, मध्यस्थता और वार्ता शामिल है। इसका लाभ ये है कि ये लागत प्रभावी, सुविधाजनक, कुशल, अनुकूलन योग्य प्रक्रियाओं को विकसित करने की अनुमति प्रदान करता है। साथ ही विवाद से बचने, विवाद नियंत्रण और विवाद समाधान में मदद करता है। समाज के विधिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है और अनुबंधों यानी कॉन्ट्रैक्ट्स के बेहतर प्रवर्तन को सुनिश्चित कर सकता है। इस तरह ये भारत के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार कर सकता है। मध्यस्थता के लिए आगे की राह ये है कि ये निजी क्षेत्र को नवाचार और विकास के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ODR प्रक्रियाओं में लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए सरकारी मुकदमों में ODR को अपनाना चाहिए। मध्यस्थता को विनियमित करने और डेटा संरक्षण को नियंत्रित करने के लिए एक कानून को लागू करना चाहिए और साथ ही एक विनियामक संगठन का गठन करना चाहिए। भारत की ODR संबंधी तैयारियों की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान के लिए ODR नीति प्रस्तावित की है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए समाधान पोर्टल लाया गया है। मध्यस्थता से उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय निपटान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 2018 इस वर्ष से लागू हुआ है।
कोयला खदानों की नीलामी में व्यापक भागीदारी और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए अब तक किए गए सुधार। आइए अब आपको बताते हैं कोयला एवं लिग्नाइट खदानों या ब्लॉकों की नीलामी की पद्धति के बारे में। इसके लिए अब तक राजस्व बंटवारा प्रणाली आई है, जो कि पूर्णतः और आंशिक रूप से खोजे गए कोयला ब्लॉक्स पर लागू है। कोयले के आरंभिक उत्पादन, गैसीकरण और द्रवीकरण के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। साथ ही कोल बेड मीथेन के दोहन की अनुमति दी गई है। खनिज कानून संशोधन अधिनियम 2020 के तहत समग्र पूर्वेक्षण लाइसेंस सह खनन पट्टा, कोयला खनन में बिना किसी पूर्व अनुभव वाली कंपनियां नीलामी में भाग ले सकती हैं। कोयला खानों के अंतिम उपयोग का निर्णय लेने के संबंध में केंद्र सरकार को सुनम्य दृष्टिकोण अपनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। यदि केंद्र सरकार द्वारा स्वयं ही कोयला या लिग्नाइट ब्लॉक का आवंटन या आरक्षण किया गया है, तो केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2021 की बात करें तो इसके तहत खनन पट्टा 50 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। कैप्टिव खान के पट्टेदार को उसकी अंतिम उपयोग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद एक वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादन का 50% तक विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गई है। ये प्रावधान अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट सहित प्रशुल्क के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर प्रदान की गई विद्युत परियोजना पर लागू नहीं है। यदि 2 वर्ष की अवधि के भीतर उत्पादन और आपूर्ति शुरू नहीं होती है, तो पट्टों को व्यवगत किया जा सकता है। भारत के पास विश्व का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है। इसके बावजूद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला आयातक है, क्योंकि भारतीय कोयला भंडार मुख्य रूप से लिग्नाइट और बिटुमिनस प्रकार के हैं। अन्य 2 प्रकार पीट और एंथ्रेसाइट हैं। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी को बैंक नोट की परिभाषा में शामिल किए जाने की इच्छा प्रकट की है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अक्टूबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य डिजिटल प्रारूप वाली मुद्रा को शामिल करने के लिए बैंक नोट की परिभाषा का विस्तार करना था। इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में जाना जाता है। CBDC डिजिटल रूप में एक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी वैध मुद्रा है। ये अधिदिष्ट मुद्रा यानी सरकार द्वारा समर्थित मुद्रा के समान है और अधिदिष्ट मुद्रा के साथ 1 to 1 यानी प्रत्येक के लिए अलग अलग विनिमय योग्य है, लेकिन उसका स्वरूप भिन्न होता है। भारत के लिए CBDC के संभावित लाभों की बात करें तो ये भारत में विशेष रूप से कम मूल्य के लेन देन के लिए नकद उपयोग में निरंतर रुचि के साथ साथ देश में डिजिटल भुगतान का बढ़ता प्रसार एक विशिष्ट परिदृश्य है। भारत की मुद्रा और सकल घरेलू उत्पाद के बीच उच्च अनुपात का एक अन्य लाभ है। इससे मुद्रा की छपाई, परिवहन, भंडारण और वितरण की लागत को कम किया जा सकता है। ये निजी आभासी मुद्राओं के प्रादुर्भाव का एक अन्य कारण है, क्योंकि यदि इन आभासी मुद्राओं को मान्यता मिलती है तो सीमित परिवर्तनीयता वाली राष्ट्रीय मुद्राएं खतरे में आ सकती हैं। यदि किसी भी बैंक पर दबाव की स्थिति आती है तो इससे जमाकर्ताओं द्वारा अपनी शेष राशि का आहरण करना आसान हो जाएगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC का उद्देश्य एक लचीले भुगतान परिदृश्य का समर्थन करना है, निजी धन सृजन के नए रूपों के जोखिम से बचाव करना है, भुगतान में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और नवीनता का समर्थन करना है, डिजिटल अर्थव्यवस्था में भविष्य की भुगतान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है, केंद्रीय बैंक मुद्रा की उपलब्धता और उपयोगिता में सुधार करना है और नकदी में गिरावट के परिणामों को संबोधित करना है। साथ ही बेहतर सीमा पार भुगतान के लिए बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करना है। राज्यसभा के 12 सांसदों को संपूर्ण सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। ये निर्णय राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम 256 के तहत सरकार द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बाद लिया गया। ये नियम संसद से किसी सदस्य को निलंबित करने का प्रावधान करता है। वर्ष 1962 से 26 सदस्यों को निलंबित करने के लिए अतीत में 13 बार इस नियम का उपयोग किया जा चुका है। नियम 256 के मुताबिक यदि सभापति आवश्यक समझे तो वो उस सदस्य को निलंबित कर सकता है जो सभापति के प्राधिकार की उपेक्षा करता है या जो बार बार और जानबूझकर राज्यसभा की कार्रवाई में बाधा डालकर राज्यसभा के नियमों का दुरुपयोग करता है। इस तरह नामित सदस्य को शेष सत्र से अनधिक अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है। राज्यसभा किसी भी समय प्रस्ताव किए जाने पर इस तरह के निलंबन को समाप्त करने का संकल्प पारित कर सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने संसदीय संवीक्षा के मानकों में सुधार करने के लिए संसद में गुणवत्तापूर्ण वाद विवाद का आह्वान किया था।
इन रेखांकित किए गए प्रमुख मुद्दों में शामिल है संसदीय सत्र की कम अवधि एक प्रवृत्ति बन गई है, विधायिका द्वारा कानून की अपर्याप्त संवीक्षा, यानी कि सरकार ने पिछले सत्र में 10 मिनट में 15 विधेयकों को पारित कराया था। इसके अलावा संसदीय समितियों की लगातार उपेक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं। हरियाणा से विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के मार्ग के किनारे एक 1600 वर्ष प्राचीन स्थायी बस्ती के पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इस पुरातात्विक स्थल की खोज हरियाणा के संधाई गांव, जो कि यमुनानगर जिले के पास है, वहां पर की गई है। इसका संबंध पौराणिक सरस्वती नदी के पास की विलुप्त हो चुकी बस्तियों से है। पौराणिक नदी सरस्वती प्राचीन हिंदू ग्रंथों में वर्णित है। इस नदी के बारे में माना जाता है कि ये नदी 5000 वर्ष पूर्व अस्तित्व में थी, लेकिन भूकंप और अन्य भौगोलिक गतिविधियों की वजह से भूमिगत रूप से विलुप्त हो गई। इन प्रमाणों के प्रमुख निष्कर्ष हैं वहां अधिवास के साक्ष्य, जैसे कि ईंटें, मिट्टी के बर्तन और मूर्ति के अवशेष। इसके अलावा धार्मिक साक्ष्य भी, जैसे कि नागर शैली में बने पाषाण के मंदिर, संरचना के आधार से संबंधित निर्माण सामग्री के अलावा एक स्तंभ पर उत्कीर्णित शास्त्रीय प्रमाण। इसके समय काल की बात करें तो इस क्षेत्र से श्री हा प्रकार के हिंद ससानी सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो इस क्षेत्र में 7वीं शताब्दी में प्रचलित थे। यहाँ पाई गई कलाकृतियां गुप्तोत्तर काल से लेकर गुर्जर प्रतिहार काल की कलाकृतियों की तरह दिखती हैं, जो कि 8वीं-9वीं शताब्दी में था। इस स्थल की समय अवधि कुषाण काल से गुर्जर प्रतिहार काल के बीच की हो सकती है। हालांकि कुछ ईंटें स्पष्ट तौर पर कुषाण काल की हैं। हालांकि इस स्थल की वास्तविक काल अवधि की जानकारी यहाँ से वनस्पतियों को हटाने के बाद ही मिलेगी, क्योंकि वर्तमान में ये एक वन क्षेत्र में अवस्थित है। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। प्रेस क्लब ने संसद में मीडिया के प्रवेश पर प्रतिबंध का मुद्दा उठाया। प्रेस क्लब ने कोविड-19 प्रोटोकॉल के आधार पर संसद में पत्रकारों के प्रवेश पर प्रतिबंध पर सांसदों से ध्यान देने का आग्रह किया है। राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष संसद में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को विनियमित कर सकते हैं। वे सदन के किसी भी हिस्से में उनके प्रवेश को सीमित कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा समाचार पत्र में संसद के किसी भी सदन की किसी भी कार्रवाई के सारतः सही विवरण के प्रकाशन को संविधान के अंतर्गत न्यायालय में दीवानी या आपराधिक कार्रवाई से सुरक्षा तब तक के लिए प्रदान की गई है जब तक कि ये सिद्ध नहीं हो जाता कि प्रकाशन द्वेषपूर्ण भावना के साथ नहीं किया गया है। ग्रेट ग्रीन वॉल कार्यक्रम यानी GGW एक प्रमुख भागीदार के रूप में मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के साथ एक अफ्रीकी नेतृत्व वाली पहल है। इसका उद्देश्य अफ्रीका के पश्चिम में सेनेगल से पूर्व में जिबूती यानी 11 देशों तक साहिल क्षेत्र की निम्नीकृत भूमि को पुनर्स्थापित करना है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार GGW कार्यक्रम के माध्यम से भूमि पुनर्स्थापन में निवेश किए गए प्रत्येक डॉलर के लिए निवेशक 1.20 डॉलर औसत लाभ की प्राप्ति की उम्मीद कर सकते हैं। एक बार पूरा हो जाने पर GGW ग्रह पर सबसे बड़ी जीवित संरचना होगी। ये आकार में ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ से 3 गुना होगी। MCA 21 रजिस्ट्री। संसद में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार कुल 17,130 कार्यान्वयन एजेंसियां MCA 21 रजिस्ट्री में पंजीकृत हैं। MCA 21 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की महत्वाकांक्षी ई-गवर्नेंस परियोजना है। इसे कंपनी अधिनियम 1956, नवीन कंपनी अधिनियम 2013 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 के तहत कानूनी अपेक्षाओं के प्रवर्तन और अनुपालन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से स्वचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ग्रीन सीमेंट को ग्लोबल सीमेंट और कंक्रीट एसोसिएशन के एक संभावित विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। ग्लोबल सीमेंट एंड कंक्रीट एसोसिएशन ने ग्लासगो बैठक में नेट जीरो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कंक्रीट फ्यूचर 2050 रोड मैप प्रस्तुत किया था। ग्रीन सीमेंट एक पर्यावरण अनुकूल उत्पाद है जो सीमेंट उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद कर सकेगा। ये ऊर्जा कुशल है। इसमें निम्न कार्बन उत्पादन विधियां, नए सीमेंट संयोजन, जियोपॉलीमर, कार्बन नेगेटिव सीमेंट और नए कंक्रीट उत्पाद शामिल हैं। इसका उत्पादन सीमेंट की खपत को कम करेगा। इसके प्रमुख कच्चे माल में वात्या भट्टी यानी ब्लास्ट फर्नेस से निष्कर्षित धातुमल यानी स्लेज और फ्लाई ऐश जैसे औद्योगिक अपशिष्ट शामिल हैं। जैव जेट ईंधन प्रौद्योगिकी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून ने जैव जेट ईंधन का उत्पादन करने वाली घरेलू तकनीक विकसित की है। इस तकनीक को भारतीय वायुसेना के सैन्य विमानों में उपयोग के लिए औपचारिक रूप से स्वीकृत कर लिया गया है।
जैव जेट ईंधन का उत्पादन प्रयुक्त किए गए खाना पकाने के तेल, वनस्पति तेलों, लघु अवधि की तिलहन फसलों और खाद्य तेल प्रसंस्करण इकाइयों से निकले अपशिष्ट से किया जा सकता है। इससे पहले AN-32 और वाणिज्यिक विमान यानी स्पाइस जेट को वर्ष 2018 में जैव जेट ईंधन का प्रयोग करके उड़ाया गया था। पेंशन भोगियों के लिए विशिष्ट फेस रिकॉग्निशन तकनीक। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ साथ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इससे सेवानिवृत्त और वरिष्ठ नागरिकों को जीवन यापन की सुगमता प्राप्त होगी। इससे केंद्र सरकार के 68 लाख पेंशन भोगियों सहित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO और राज्य सरकारों के अन्य पेंशन भोगियों को भी लाभ होगा। पेंशन विभाग द्वारा शुरू की गई अन्य तकनीकें हैं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, पेंशन मामलों की समूची प्रक्रिया के लिए इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर भविष्य, सेवानिवृत्त अधिकारियों के अनुभवों को साझा करने के लिए पोर्टल अनुभव। कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहली छवि जारी की गई। रोम स्थित अस्पताल ने ओमिक्रॉन की पहली छवि तैयार की है। उन्होंने ये पुष्टि की है कि इस वेरिएंट में पहले के वेरिएंट की तुलना में कहीं अधिक म्यूटेशन हुए हैं। इसके स्पाइक प्रोटीन में 30 उत्परिवर्तन हुए हैं जो मानव कोशिकाओं में वायरस के प्रवेश के लिए जिम्मेदार हैं। म्यूटेशन का अध्ययन किया गया। इसके तहत H655Y प्लस H69K प्लस P681H ये कोशिका में अधिक कुशल प्रविष्टि के साथ संबद्ध है जो वायरस के आसानी से संचरण की क्षमता को दर्शाता है। ओमिक्रॉन के म्यूटेशन में ये भी समझ में आया कि इसमें NSP6 की अनुपस्थिति है। ये अन्य वेरिएंट में एक उत्परिवर्तन के समान है। ये जन्मजात प्रतिरक्षा की अनुपस्थिति से जुड़ा हो सकता है और वायरस की प्रसार क्षमता को बढ़ा सकता है। इसमें R203K प्लस G204R शामिल है। ये संक्रामकता में वृद्धि से संबंधित है और इसे अल्फा, गामा और लेम्बडा में भी देखा गया है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन। संसद में ये जानकारी दी गई है कि NMCM यानी राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन ने 14.53 लाख कलाकारों या शिल्पियों के डेटा की मैपिंग की है। मानचित्रण मिशन को संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में स्वीकृत किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य मंत्रालय के तहत संगठनों से कलाकारों, कला शैलियों और अन्य संसाधनों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करना है। इसमें डेटा मैपिंग, जनसांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप देना और बेहतर परिणामों के लिए सभी सांस्कृतिक गतिविधियों को एक ही स्थान पर संग्रहित करना शामिल है। इसके 3 व्यापक उद्देश्य हैं: राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरूकता अभियान, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यस्थल और राष्ट्रव्यापी कलाकार प्रतिभाओं की खोज या स्काउटिंग कार्यक्रम। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।